प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 त्रिभुज की सभी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको अध्याय 6 की सभी प्रमेयों का हल आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रमेय 6.1 बहुत ही काम की प्रमेय है दोस्तों। प्रमेय 6.1 को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। कभी कभी हम इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। प्रमेय 6.1 क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ये एक त्रिभुज है हमारा एबीसी। ठीक है, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर ये जो भुजा है बीसी, ठीक है, ये नीचे वाली जो भुजा है बीसी, इसके समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है। ठीक है, तो हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसको समझिए। एक त्रिभुज था एबीसी। ठीक है, उसमें हमने बीसी के समांतर, ठीक है, ये जो बीसी भुजा है नीचे वाली, इसके समांतर एक भुजा खींची डी। ठीक है, और ये इसमें जो डी है वो ए बी को डी पर काट रहा है और ए सी को ई पर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डी और बीसी ये समांतर है, बीसी है समांतर डी की, ये हमें दिया गया। यदि ऐसा है, ठीक है, तो हमें अब सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में कि जो ए डी अनुपात डी बी है, मतलब कि ये जो बिंदु काट रहा है डी ए बी को और ई जो है ए सी को, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात एडी का जो अनुपात है, एडी अनुपात डीबी, ठीक है, एडी अनुपात डीबी, ये किसके बराबर होगा? एई अनुपात ईसी। ठीक है, तो यही हमारी प्रमेय कहती है कि ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं अगर जो बीसी के समांतर हमने जो रेखा खींची डी, तो अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी। एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति, आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बी और ई को मिलाएं, तो बी और ई को मिला देते हैं हम। बी और ई को मिला दिया। फिर सी और डी को मिलाएं, तो सी और डी को हमने मिला दिया। ठीक है, फिर डी एम लंब खींचे एसी पर। ठीक है, ये एसी है, इस पर हम एक लंब खींचेंगे डी से, जो होगा डीएम। तो हमने एक लंब खींचा डीएम, ठीक है, एसी पर। ठीक है, फिर एक और लंब खींचेंगे ईएन, कहाँ पर? एबी पर। एबी पर एक लंब खींचेंगे जो ई से जाएगा, तो ईएन एक लंब खींचा एसी पर, एसी पर एक लंब खींचा ईएन। ठीक है, ये हमने रचना की। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज एडीई में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, इस त्रिभुज में, नीले वाले त्रिभुज में, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 लिख दिया। अब आधार हमने एडी लिया, ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगी? ये ईएन। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/2 गुणा एडी गुणा ईएन। ठीक है, क्योंकि ईएन लंब है, ठीक है, एडी पर। उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल हम ये भी लिख सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार अगर हम ए ले लें, ए ले लें, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? डीएम, क्योंकि डीएम जो है लंब है ए पर, तो गुणा डीएम लिख दिया हमने। ठीक है, इसी प्रकार हम त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, ये जो लाल वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार हमने बीडी लिया, तो ऊंचाई कितनी होगी? ईएन। ठीक है, क्योंकि ईएन लंब है ए बी पर। ठीक है, आप कहोगे कि ऊंचाई तो डी होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि डी यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। ठीक है, ऊंचाई के लिए 90 डिग्री का कोण बनाना आवश्यक है, लंब होना आवश्यक है। तो लंब क्या है? ईएन। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा डीबी गुणा ईएन। ठीक है, डीबी आधार हो जाएगा, ठीक है, और ईएन जो है उसकी ऊंचाई हो जाएगी या लंब हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, ये जो हरा वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार हमने ले लिया ईसी, ठीक है, तो 1/2 तो लिख ही दिया, आधार ईसी लिख दिया। अब ईसी से ऊंचाई कितनी होगी? ये जो लंब जा रहा है डीएम, ठीक है, ये तो गुणा हमने लिख दिया डीएम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऊंचाई ये नहीं होगी डी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। ऊंचाई के लिए हमेशा 90 डिग्री का कोण या लंब होना आवश्यक होता है।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एडी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज बीडी का जो क्षेत्रफल है उसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा एडी गुणा ई एन, तो हमने लिख दिया 1/2 गुणा ईडी गुणा ई एन। और त्रिभुज बीडी के क्षेत्रफल के लिए लिख दिया हमने 1/2 गुणा डीबी गुणा ई एन। ठीक है, अब देखो ये 1/2 से नीचे वाला 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा एडी बटे डीबी। तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा डीबी। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, दोनों के मान रख देंगे। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा एई गुणा डीएम लिख दिया हमने। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएम, वो लिख दिया हमने। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और डीएम से डीएम कट जाएगा, तो क्या बचेगा एई बटा ईसी। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा एई बटा ईसी। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों त्रिभुज बीडी और त्रिभुज डीसी, त्रिभुज बीडी और ये त्रिभुज डीसी, एक ही आधार डी, देखो इन दोनों का आधार एक ही है डी। ठीक है, और समांतर रेखाओं बीसी और डी, ये दोनों समांतर रेखाएं तो है ही। ठीक है, के बीच बने दो त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि अगर एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने जो दो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज बीडी और डीसी ऐसे ही दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार डी, ठीक है, जिनका आधार एक डी है और समांतर रेखाएं बीसी और डी के बीच बने दो त्रिभुज हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो एरिया ऑफ बीडी बराबर होगा एरिया ऑफ डीसी। ठीक है, इन दोनों का एरिया या क्षेत्रफल बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। दोस्तों अब समीकरण 1, 2 और 3 को हल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए, ये क्या है त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है डीसी के क्षेत्रफल के। और दूसरे समीकरण में देखिए ये क्या है अनुपात त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देखो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो वही लिखा। और त्रिभुज बीडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए समीकरण 3 से त्रिभुज डीसी, क्योंकि त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है त्रिभुज डीसी के क्षेत्रफल के। तो समीकरण 3 से हम लिख रहे हैं त्रिभुज बीडी के क्षेत्रफल की जगह लिख रहे हैं त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं, एडी त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीसी के क्षेत्रफल, तो एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी के। तो हमने लिख दिया एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इसका मतलब क्या है एडी, ये जो एडी है इसका अनुपात डीबी से जितना है उतना ही अनुपात एई बटा ईसी का है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। 6.2 प्रमेय 6.2 कहती है दोस्तों यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये भी से एक त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक रेखा ली हमने डी, ठीक है, जो त्रिभुज की दो भुजाओं को विभाजित कर रही है ए बी को और ए सी को। किस प्रकार विभाजित कर रही है हमें दिया गया है ए डी और डीबी का जो अनुपात है। ठीक है, ए बी को विभाजित कर रही है ए डी और डीबी में। ठीक है, तो वो उसी अनुपात में विभाजित कर रही है जिस अनुपात में एसी को विभाजित कर रही है एई और ईसी में। ठीक है, तो एडी बटे एबी बराबर है एई बटे ईसी के। ठीक है, तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है। तो फिर हमें प्रमेय में सिद्ध क्या करना है, हमें प्रमेय में सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है डी ये बीसी के समांतर होगी, अर्थात बीसी और डी ये दोनों आपस में क्या होंगे समांतर होंगे। ये हमें प्रमेय 6.2 में सिद्ध करना है। उपपत्ति, आइए दोस्तों इस प्रमेय को हल करते हैं हम एक रेखा डी लेते हैं इस प्रकार की AD बटा DB। ठीक है, AD बटा DB किसके बराबर हो AE बटा EC के, AE बटा EC इसके बराबर हो। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और D भुजा BC के समांतर ना हो। ठीक है, तो ये D है ये BC के समांतर नहीं है, ये हमने अभी मान लिया, पर हमें इसका उल्टा सिद्ध करना है, इसलिए हमने ये मान लिया कि D जो है BC के समांतर नहीं है। तो हम एक रेखा खींचेंगे बीसी के समांतर DE डैश। ठीक है, तो DE डैश खींचा हमने बीसी के समांतर, तो BC समानांतर हो गया DE डैश के। तो दोस्तों हमने प्रमेय 6.1 के वीडियो में पढ़ा था
जिसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, कि अगर किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए तो वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इससे इस प्रमेय से क्या निकलेगा हमारा कि AD बटा DB किसके बराबर होगा, AE डैश बटे E डैश C के। तो हमने लिख दिया AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C। कहाँ से आया ये हमारा प्रमेय 6.1 से। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 2। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में AD बटा DB है, समीकरण 2 में भी AD बटा DB है, यानी कि ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं AE बटा EC किसके बराबर होगा, AE डैश बटे E डैश C के। तो हमने लिख दिया AE बटा EC बराबर AE डैश बटे E डैश C। अब दाएं और बाएं दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ हमने एक जोड़ दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो इसको हल करेंगे तो बटे में बाईं तरफ आएगा EC और दाईं तरफ आएगा E डैश C। ठीक है, तो AE बटे में EC है तो AE रहेगा, एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक का गुणा EC से होगा तो EC आ जाएगा, बटे में पूरे में EC आ जाएगा बराबर। दाईं तरफ देखिए ए ई डैश है तो ए ई डैश लिख दिया धन, क्योंकि बटे में ई डैश सी है ही इसके, तो ये ए ई डैश ही रहेगा धन। एक का गुणा होगा ई डैश सी से तो ई डैश सी और पूरे के बटे में ई डैश सी। दोस्तों इसको आगे हल कर लेते हैं। अब आप देखिए ए ई धन ई सी, ए ई और ई सी ये जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ए ई धन ई सी को लिख दिया हमने ए सी, बटे में ई सी है तो बटे में ई सी बराबर। अब देखिए ए ई डैश, ए ई डैश धन ई डैश सी, धन ई डैश सी ये भी किसके बराबर होगा, एसी के, तो लिख दिया हमने एसी, बटे में ई डैश सी है तो बटे में ई डैश सी लिख दिया। अब बाईं तरफ वाला एसी दाईं तरफ वाले एसी से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक बटा ई सी बराबर एक बटा ई डैश सी। ठीक है, क्रॉस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई डैश सी बराबर ई सी। ठीक है, ई डैश सी बराबर ई सी, यानी कि ई डैश सी की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ई सी की है, ये हमें मिला। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अतः ई और ई डैश अवश्य ही संपाती होंगे, तभी तो ई डैश सी और ई सी की दूरी बराबर होगी। अगर ये दोनों पॉइंट जो है बिंदु एक ही जगह पर होंगे तभी हो सकती है। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि ई और ई डैश अवश्य ही संपाती होंगे। इसका मतलब ई और ई डैश एक ही बिंदु पर होंगे। और दोस्तों हमने माना था BC समांतर है DE डैश के, BC और DE डैश समांतर है, और अभी हमने देखा E और E डैश संपाती हैं। इसका मतलब BC जो है समांतर होगा DE के, तो BC और DE ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। इस प्रमेय में हमें यही सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3 कहती है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कोण 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 कसौटी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोण 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 तीनों कोण बराबर हैं तो वो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रमेय 6.3 में सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं एबीसी और डीएफ। ठीक है, तो हमें प्रमेय में दे रखा है कि कोण ए और कोण डी बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण ए और कोण डी बराबर है, ये दे रखा है। और दे रखा है कि कोण बी और कोण ई बराबर है। ठीक है, कोण बी और कोण ई बराबर है, और दे रखा है हमें कोण सी और कोण एफ बराबर है। ठीक है, यानी कि संगत कोण बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में, हमें सिद्ध करना है कि इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात की होंगी, अर्थात ए बी बटे डी, ठीक है, बराबर होगा किसके, बी सी बटे ई एफ के, बराबर होगा किसके, ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। ठीक है, एक ही अनुपात में होंगी संगत भुजाएं। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है हमें कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज एबीसी जो है समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के। ठीक है, तो इस प्रमेय में हमें दे रखा है कि तीनों कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, तो जो है दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ये सिद्ध करना है, और उनकी संगत भुजाओं जो है एक ही अनुपात की होंगी ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए प्रमेय को हम सिद्ध करें। ठीक है, पीडी बराबर बी ए काटिए। ठीक है, एक बिंदु हमने पी लिया डी पर कि पी से डी की जो लंबाई है वो बी ए की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, पी डी बराबर बी ए। फिर डी क्यू बराबर ए सी काटिए। ठीक है, डी एफ पर एक बिंदु लिया हमने क्यू कि डी क्यू जो है वो ए सी की लंबाई के बराबर है। फिर पी और क्यू को मिलाइए, तो पी और क्यू को मिला देते हैं यहाँ पर।
ठीक है। फिर अब देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू में, त्रिभुज एबीसी ये है और त्रिभुज डीपीक्यू ये है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए बी ए बराबर पी डी, देखो बी ए और पी डी आपस में बराबर है, पी डी बराबर बी ए है, तो बी ए बराबर पी डी, ये किससे आया, रचना से, ठीक है। और ये भुजा है तो हमने एस लिख दिया, ठीक है। तो बी ए किसके बराबर है, पी डी के, ठीक है। फिर कोण ए बराबर कोण डी, ये तो दिया हुआ है हमें प्रमेय में, ठीक है। ये कोण ए और कोण डी आपस में बराबर है, ठीक है। और ये कोण है तो हमने ए लिख दिया, एंगल। फिर ए सी बराबर डी क्यू, ये भी हमने रचना में माना था डी क्यू बराबर ए सी, तो ए सी बराबर डी क्यू लिख दिया, ए सी डी क्यू के बराबर है। तो ऐसे इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्रम देख लेते हैं बस हम इनका। क्रम क्या होता है, पहली भुजा का पहला अक्षर यानी कि बी लिख दिया, फिर कोण ए लिख दिया, फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर यानी कि सी, तो त्रिभुज बीएसी सर्वांग सम होगा। दाईं तरफ भी वही क्रम लिखेंगे, पहली भुजा का पहला अक्षर पी लिख दिया, फिर कोण लिख दिया, फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर यानी कि क्यू लिख दिया। ऐसे इसमें हम यही क्रम अपनाते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है, बी ए सी और पी डी क्यू, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो सीपीसीटी नियम से क्या होगा, कोण बी बराबर कोण पी, देखो कोण बी पहले है, बी सबसे पहले है तो दूसरी तरफ भी सबसे पहले क्या है, पी, तो कोण बी बराबर कोण पी होगा, ठीक है। कोण बी और कोण पी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये जो कोण बी है ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमने निकाला अभी कोण बी बराबर कोण पी, ठीक है, कोण बी और कोण पी आपस में बराबर है। और दोस्तों हमें प्रमेय में दिया हुआ है संगत कोण बराबर है, यानी कि कोण बी और कोण ई आपस में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कोण बी कोण पी के भी बराबर है और कोण बी जो है कोण ई के भी बराबर है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण पी और कोण ई आपस में बराबर होंगे, कोण पी और कोण ई आपस में बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, हमारे संगत कोण है, ठीक है। कैसे संगत कोण है इसको देख लेते हैं। दो रेखाएं पी क्यू और ईएफ को एक तिर्यक रेखा डी प्रतिच्छेद कर रही है, देखो पी क्यू एक रेखा है और ईएफ एक रेखा है, इन दोनों को रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जो है डी प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे, कोण पी और कोण ई, ठीक है। और ये संगत कोण बराबर है। दोस्तों हम जानते हैं, हमने आज कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर देखिए एक तिर्यक रेखा डी जो है दो रेखाएं पी क्यू और ई एफ को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि संगत कोणों का एक युग्म कोण पी और कोण ई आपस में बराबर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, कौन सी, पी क्यू और ई एफ। तो हम कह सकते हैं पी क्यू समानांतर होगा ई एफ के, ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, ठीक है। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय है, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर त्रिभुज में जो है तीसरी भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए तो वो बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि पी क्यू और ईएफ समांतर है, तो डीपी बटे पी, ठीक है, डीपी बटे पी किसके बराबर होगा, डी क्यू बटे क्यू एफ, तो हमने लिख दिया डी क्यू बटे क्यू एफ, ठीक है। अब हमने इसको बस उल्टा कर लिया, ठीक है, पी को ऊपर ले गए डीपी को नीचे, पी को ऊपर डीपी को नीचे, तो दाईं तरफ भी वैसा ही करना पड़ेगा, तो क्यू एफ को ऊपर ले गए और डी क्यू को नीचे, ठीक है। अब जो है दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ बराबर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ हमने एक जोड़ दिया। तो अब क्या होगा हमारा, ये है पी बटे डीपी, ठीक है, तो और ये है एक, तो दोनों में नीचे क्या आएगा, बट्टे में डीपी आएगा, पी के बट्टे में डीपी है तो पी ही रहेगा, धन एक था तो एक का गुणा डीपी से हो जाएगा तो धन डीपी हो गया, बराबर। दाईं तरफ देखिए बट्टे में क्या आ जाएगा, डीक्यू, क्यू एफ बटे में डी क्यू था ही तो क्यू एफ ही रहेगा, धन एक था तो धन डी क्यू हो जाएगा। अब आप देखिए पीई धन पी, ये नीचे वाला पी धन डीपी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें डी मिल जाएगा, तो हमने लिख दिया डी बटे में डीपी पहले से ही है, बराबर, ठीक है। क्यू एफ धन डी क्यू, देखो क्यू एफ धन डी क्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एफ, तो हमने उसकी जगह लिख दिया डी एफ, बटे में डी क्यू है ही तो बटे में डी क्यू लिख दिया हमने। करते हैं दोस्तों, हमने निकाल लिया है डी बटा डीपी बराबर डी एफ बटा डी क्यू, ठीक है। दोस्तों हमने रचना की थी डीपी बराबर ए बी, डीपी और ए बी बराबर है,
ठीक है, ये रचना की थी और हमने की थी डी क्यू बराबर ए सी, डी क्यू और ए सी बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों डी बटा डीपी, डीपी की जगह क्या रख देंगे हम ए बी, तो ये हमने रख दिया डी बटा ए बी, डीपी की जगह बस हमने ए बी रख दिया। दाईं तरफ डी एफ बटा डी क्यू और डी क्यू की जगह रख दिया हमने ए सी, तो ये हो गया हमारा डी बटा ए बी बराबर डी एफ बटा ए सी। बस इसको उल्टा कर लेते हैं, तो ए बी बटा डी क्या हो जाएगा, दाईं तरफ भी उल्टा हो जाएगा, ए सी बटा डी एफ, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं सिद्ध करने की, बस आप हम लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटा डी, ए बी बटा डी किसके बराबर है, बीसी बटा ई एफ के, बीसी बटा ई एफ के। ठीक है, और ए बी बटा डी, ए बी बटा डी जो है ए सी बटा डी एफ के बराबर है, ए सी बटा डी एफ के बराबर है, ये हमने सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी बटा डी, ए बी और डी का जो अनुपात है वही अनुपात होगा बी सी और ई एफ का, और वही अनुपात होगा ए सी और डी एफ का। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था, तो हमने कह दिया अति सिद्धम। अभी अब इस प्रमेय में हमें एक और चीज सिद्ध करनी है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, उसको हम और सिद्ध करेंगे अभी। तो अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके जो है संगत कोण बराबर हो, ये दोनों संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तीनों संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात की हों। ठीक है, यानी कि ए बी बटे डी बराबर हो बी सी बटे ई एफ के, बराबर हो ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसी नियम का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमने अभी अभी निकाल लिया था कि ए बी बटा डी बराबर है बी सी बटा ई एफ के बराबर है ए सी बटा डी एफ के, यानी कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात की हैं। और दोस्तों संगत कोण बराबर है ये तो हमें दे रखा है। ठीक है, ये प्रमेय में दे ही रखा है, तो यानी कि हमारे जो त्रिभुजों की समरूपता के दोनों नियम है उन दोनों का यहाँ पालन हो रहा है, तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ दोनों आपस में समरूप होंगे। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 कहती है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हों, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, एस मतलब होता है साइड, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 कसौटी भी कहा जाता है। तो दो त्रिभुज ले लिए हमने एबीसी और डीईएफ। ठीक है, हमें दिया गया है कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है समानुपाती हैं, एक ही अनुपात की हैं। इसका मतलब है कि ए बी बटा डी जो है वो बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के और बराबर होगा ए सी बटा डी एफ के। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण डी के, कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण ई के। ठीक है, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, तो कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ठीक है, और ये सिद्ध करने के बाद हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के, ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है दोस्तों। उत्पत्ति, आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं हम। डीपी बराबर ए बी काटिए। ठीक है, एक बिंदु हम पी ऐसा लेते हैं कि डीपी की लंबाई ए बी की लंबाई के बराबर हो, और डी क्यू बराबर ए सी काटिए। एक बिंदु क्यू यहाँ पर ऐसा लेते हैं कि डी क्यू की लंबाई जो है ए सी के बराबर हो। फिर पी और क्यू को मिलाइए, तो पी और क्यू को हम मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें प्रमेय में दिया गया है कि ए बी बटा डी, ठीक है, ए बी और डी किसके बराबर है, ए सी बटा डी एफ, ए सी और डी एफ। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है। ठीक है, अब रचना में हमने क्या निकाला था, डीबी बराबर ए बी, डीपी बराबर ए बी। ठीक है, डीपी और ए बी बराबर है,
और क्या की है रचना, डी क्यू बराबर ए सी, डी क्यू बराबर ए सी हमने रचना में की है। अब यहाँ पर ए बी की जगह क्या रख सकते हैं हम, डीपी, और ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, डी क्यू। तो ऐसा कर लेते हैं, ए बी की जगह रख देंगे हम डीपी, तो रख दिया डीपी बटे में डी है ही, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ए सी की जगह क्या रख देंगे, डी क्यू, तो रख दिया डी क्यू बटे में डी एफ है ही। अब बस इसको उल्टा कर लेंगे, तो डी ऊपर ले जाते हैं, डीपी को नीचे, तो ये हो गया डी बटा डीपी। तो दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा, डी एफ ऊपर जाएगा और डी क्यू नीचे जाएगा, ठीक है, डी क्यू नीचे चला गया। अब दोनों तरफ एक को घटा देते हैं, -1 कर देंगे दोनों तरफ, तो एक ही बात रहेगी। अब बाईं तरफ देखिए, बट्टे में क्या आएगा, डीपी, ठीक है, तो हमने बट्टे में डीपी लिख दिया। डी बटा डीपी है तो डी रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया, एक था तो डीपी से गुणा हो जाएगा तो डीपी हो गया, बट्टे में डीपी बराबर, दाईं तरफ बट्टे में क्या जाएगा, डीक्यू, डीएफ बटे डीक्यू है तो डीएफ ही रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, एक का गुणा किससे हो जाएगा, डीक्यू से, तो डीक्यू लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, डी माइनस डीपी, ये डी पूरी भुजा है, इसमें से हम डीपी को घटा देंगे तो कितना बचेगा, पी, तो हमने लिख दिया पी, बटे में डीपी है तो डीपी लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब डीएफ माइनस डीक्यू, देखिए ये पूरी भुजा डीएफ है, इसमें से अगर हम डीक्यू को घटा दें तो कितना बचेगा, क्यूएफ, तो हमने रख दिया क्यूएफ, बटे में डीक्यू है तो डीक्यू लिख दिया। अब बस फिर से क्या, इनको उल्टा कर देंगे, आपको लगेगा बार बार उल्टा कर रहे हैं, पर करना पड़ेगा, क्या करें, तो डीपी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो दाईं तरफ भी वही करना पड़ेगा, तो डी क्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और क्यू एफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, प्रमेय 6.2 के वीडियो में हमने पढ़ा था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी की समांतर होती है। यहाँ पर देखिए जो पी क्यू है, ये डी और डी एफ को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि डीपी बटा पी बराबर क्या आ रहा है, डी क्यू बटा क्यू एफ। इसका मतलब क्या है, पी क्यू और ई एफ समानांतर होंगे, तो हमने लिख दिया पी क्यू समानांतर है ई एफ के, पी क्यू और ई एफ जो है वो दोनों आपस में समानांतर है। पी क्यू और ई एफ समानांतर है, इसलिए कोण पी बराबर कोण ई होगा, कोण पी और कोण ई बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। ये संगत कोण क्यों है, क्योंकि पी क्यू और ई एफ समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनको एक तिर्यक रेखा डी काट रही है। इसी प्रकार कोण क्यू और कोण एफ बराबर होंगे, क्यों, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, और ये संगत कोण क्यों है, क्योंकि पी क्यू और ई एफ समानांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा डी एफ काट रही है, ठीक है, तो ये कोण बराबर होंगे। अब दोस्तों त्रिभुज डीपीक्यू और त्रिभुज डीएफ में, ठीक है, त्रिभुज डीपीक्यू, ठीक है, ये ऊपर वाला, और त्रिभुज डीएफ ये पूरा बड़ा वाला डीएफ, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं, कौन डी बराबर कौन डी तो कौन डी के बराबर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, वही कोण है, और कोण है तो एंगल के लिए हमने लिख दिया ए, ठीक है। अब कोण पी और कोण ई बराबर है, कोण पी और कोण ई बराबर है, क्यों, क्योंकि ऊपर हमने निकाला है संगत कोण है ये, ठीक है, और ये भी कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया हमने। कोण क्यू और कोण एफ बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, और कोण है तो एंगल लिख दिया ए, ठीक है। तो दोस्तों प्रमेय 6.3 में हमने पढ़ा था, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज डीपीक्यू और त्रिभुज डीएफ, ठीक है, इनकी संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होंगी और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो पहले अनुपात देख लेते हैं, त्रिभुज डीपीक्यू में डीपी और त्रिभुज डीएफ में डी, तो डीपी बटे डी बराबर होगा किसके, पी क्यू बटे ई एफ, बराबर होगा डी क्यू बटे डी एफ, बराबर डी क्यू बटे डी एफ लिख दिया हमने, और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज डीपी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के, तो हमने लिख दिया त्रिभुज डीपी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अनुपात तो हमने निकाल लिया दोनों त्रिभुजों को समरूप करके, डीपी क्यू और डीएफ को, ठीक है। अब दोस्तों रचना हमने की थी डीपी बराबर ए बी, डीपी और ए बी बराबर है, ये रचना से है, और हमने रचना की थी डी क्यू बराबर ए सी, ठीक है, वो लिख लिया। अब यहाँ पर हम डीपी की जगह ए बी लिख देंगे और डी क्यू की जगह ए सी लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा डीपी की जगह ए बी लिखेंगे तो ये हो गया ए बी बटे में डी है, बराबर पी क्यू बटा ई एफ को वैसे की वैसे लिख दिया, बराबर डी क्यू की जगह रख दिया ए सी, तो ये हो गया ए सी बटे डी एफ, ठीक है। अब दोस्तों हमें प्रमेय में दिया गया था ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी एफ की संगत भुजाएं एक ही अनुपात की थी, ए बी बटा डी दे रखा था, बराबर बी सी बटा ई एफ, ठीक है, लिख दिया, बराबर ए सी बटा डी एफ, ये लिख दिया हमने।
अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी बटा डी किसके बराबर है, पी क्यू बटा ई एफ के, और ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे ई एफ, पी क्यू बटे ई एफ किसके बराबर होगा, बी सी बटे ई एफ के, हमने लिख दिया। अब देखो दोनों के बटे में समान चीज है, तो ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू बराबर बी सी, पी क्यू हमें मिल गया बी सी के बराबर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज डीपीक्यू, ये वाला छोटा त्रिभुज डीपीक्यू और त्रिभुज एबीसी में है। ठीक है, डीपी बराबर एपी, ये रचना से हमने किया था कि जो डीपी की लंबाई है वो उतनी ली थी जितनी एबी की लंबाई है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, और ये भुजा है तो एस लिख दिया साइड। फिर पी क्यू बराबर बीसी, ये तो समीकरण 1 से में निकाला था हमने, तो हमने लिख दिया पी क्यू बराबर बीसी। ठीक है, ये भी भुजा है तो एस लिख दिया साइड। अब डी क्यू बराबर एसी था, इसको हम डी क्यू को क्यू डी लिख देते हैं। ठीक है, और सी ए सी को लिख देते हैं सी ए, एक ही बात है। तो क्यू डी बराबर सी ए, ये भी किससे, रचना से, तो क्यू डी बराबर सी ए। ठीक है, भुजा है तो एस लिख दिया हमने साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसएसएस नियम के द्वारा। क्या होगा हमारा एसएसएस नियम से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, डीपीक्यू सर्वांग होगा एबीसी के। ठीक है, इनका क्रम क्या होगा, सभी भुजाओं का पहला पहला अक्षर पकड़ लीजिए, डी पी क्यू, तो हमने लिख दिया डी पी क्यू, सर्वांग होगा ए बी सी। ठीक है, पहला पहला अक्षर पकड़ लेंगे, त्रिभुज एबीसी के सर्वांग होगा। ठीक है, अब सीपीसीटी के नियम से, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कौन डी बराबर होगा कौन ए के, तो हम लिख दिया कौन डी कौन ए के बराबर होगा। फिर कौन पी कौन बी के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा। फिर तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा, यानी कि कौन क्यू बराबर होगा कौन सी के। ठीक है, सीपीसीटी के नियम से। तो दोस्तों सीपीसीटी से तो हमने निकाल लिया कौन डी ए के बराबर है, कौन पी कौन बी के बराबर है, कौन क्यू कौन सी के बराबर है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2, कौन डी बराबर कौन ए को। और दोस्तों कौन पी कौन ई के बराबर है, ये संगत कौन है दोनों, कौन पी और कौन ई। और कौन क्यू और कौन एफ भी संगत कौन है, ये बराबर है, ये हम निकाल चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, कौन पी बराबर है बी के, कौन बी के, और कौन पी कौन ई के भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि कौन ई जो है कौन बी के बराबर होगा, तो कौन ई बराबर कौन बी लिख दिया हमने, इसे हमने कह दिया समीकरण 3। अब देखिए कौन क्यू जो है कौन सी के भी बराबर है, और कौन क्यू कौन एफ के भी बराबर है, तो कौन एफ और कौन सी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमने लिख दिया कौन एफ बराबर कौन सी, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, ये बड़े वाले त्रिभुज में है। ठीक है, आप देखिए कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए और कौन डी बराबर है किससे, समीकरण 2 से, तो हमने लिख दिया, और कौन है तो कौन के लिए ए एंगल लिख दिया हमने। कौन बी बराबर कौन ई, ये देखिए समीकरण 3 में, कौन बी और कौन ई बराबर है, तो कौन बी बराबर कौन ई, समीकरण 3 से। ये भी कौन है तो एंगल लिख दिया, कौन बी और कौन ई आपस में बराबर है। और कौन सी बराबर कौन एफ, ये समीकरण 4 में है, तो कौन सी बराबर कौन है, समीकरण 4 से, कौन है तो लिख दिया ए एंगल हमने। ठीक है, कौन सी और कौन एफ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में संगत कौन बराबर आ गए, कौन ए कौन डी के, कौन बी कौन ई के, और कौन सी कौन एफ के। तो ये भी हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो प्रमेय का पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुजों के संगत कौन बराबर हैं। प्रमेय के दूसरे भाग को भी सिद्ध कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने प्रमेय 6.3 के वीडियो में पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में संगत कोण बराबर है, कोण ए कोण डी के कोण बी कोण ई के कोण सी कोण एफ के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों आपस में समरूप होंगे। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 6.5, प्रमेय 6.5 दोस्तों कहती है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, यानी कि दोनों त्रिभुजों का एक एक कोण बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तथा इन कोणों को बनाने वाली जो दोनों भुजाएं हैं वो भी समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एसएएस भुजा कोण भुजा कसौटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये कसौटी, इसको समझ लेते हैं इस प्रमेय को। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ।
ठीक है, हमें दिया गया है कि दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर है, तो हमने मान लिया कोण ए बराबर है कोण डी के। तो कोण ए बराबर है किसके, कोण डी के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जिन भुजाओं से ये कोण बना है वो भुजाएं समान अनुपात में हैं। ठीक है, तो यानी कि ये देखो ये कोण त्रिभुज एबीसी में ये कोण बना है एबी और एसी से, और त्रिभुज डीईएफ में ये कोण बना है डीई और ईएफ से। इसका मतलब क्या होगा कि एबी का और डीई का जो अनुपात है वही अनुपात होगा एसी का और डीएफ का। ठीक है, तो एबी का और डी का जो अनुपात है वही अनुपात है एसी और डीएफ का, यानी कि एबी बटा डी बराबर एसी बटा डीएफ। ये हमें दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में, हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में कि ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ आपस में समरूप होंगे। तो हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। उपपत्ति, आइए दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं। तो डीपी बराबर एबी काटिए। हमने एक बिंदु पी लिया कि डीपी की जो लंबाई है वो एबी की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, फिर डीक्यू बराबर एसी काटिए। हमने एक बिंदु लिया क्यू, ठीक है, कि डीक्यू की जो लंबाई है वो एसी के बराबर है। अब पी और क्यू को मिला दीजिए, तो पी और क्यू को हम मिला देते हैं। अब दोस्तों हमें प्रमेय में दे रखा है ए बी बटा डी बराबर है ए सी बटे डी एफ के। ये हमें प्रमेय में दिया रखा है, तो हमने लिख दिया है। ठीक है, डीपी बराबर ए बी, ये रचना से हमने किया अभी, डीपी बराबर ए बी। और क्या किया रचना से हमने, डी क्यू बराबर ए सी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ए बी की जगह रख देंगे डीपी और ए सी की जगह रख देंगे हम डी क्यू। ठीक है, आसान हो गया, ए बी की जगह रख दिया हमने डीपी और बटे में तो डी ही रहेगा, बराबर का चिन्ह लगा दिया, एसी की जगह रख दिया डी क्यू, बटे में डीएफ ही रहेगा। अब इसको उल्टा कर देते हैं, डी को ऊपर ले जाते हैं डीपी को नीचे, डी को ऊपर ले गए डीपी को नीचे, तो दाईं तरफ भी वैसा ही करना पड़ेगा, डीएफ को ऊपर ले जाएंगे और डीक्यू को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी बटा डीपी बराबर डीएफ बटा डीक्यू। कुछ नहीं किया, बस हमने ऊपर और नीचे को आपस में बदल दिया। अब दोनों तरफ एक घटा देंगे तो बात तो एक ही है, घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए बाईं तरफ बट्टे में क्या जाएगा, डीपी, तो हमने लिख दिया डीपी बटे में। डी बटा डीपी है तो डी ही रहेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, एक के बट्टे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा डीपी से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डीपी, बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर दाईं तरफ बट्टे में क्या जाएगा, डी क्यू। अब देखिए डीएफ बटा डी क्यू है तो यहाँ डीएफ हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये एक है तो बट्टे में कुछ नहीं है तो एक का गुणा डी क्यू से हो जाएगा, तो लिख दिया हमने डी क्यू। अब आप देखिए डीई माइनस डीपी, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, डी में से अगर हम डीपी को घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, डीपी, पी मिलेगा हमको, पी से ई, तो हमने लिख दिया पी, बटे में डीपी है तो लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो डीएफ माइनस डीक्यू, डीएफ ये पूरी भुजा है, इसमें से अगर हम डीक्यू को माइनस कर दें, घटा दें, तो हमें क्या मिलेगा, क्यूएफ, तो हमने लिख दिया क्यूएफ, बटे में डीक्यू है तो हमने बटे में डीक्यू लिख दिया। अब इसको भी उल्टा कर देंगे। ठीक है, डीपी को ऊपर ले जाएंगे, पी को नीचे ले जाएंगे, इसी प्रकार दाईं तरफ भी डीक्यू को ऊपर ले जाएंगे और क्यूएफ को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमने प्रमेय 6.2 के वीडियो में सिद्ध किया था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर देखिए पी की जो भुजा है वो इस त्रिभुज की डी और डीएफ भुजा को दो एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, दोनों भुजाओं को। ठीक है, तो इसका मतलब पी क्यू क्या है, ईएफ के समांतर होगी। देखो जो पी क्यू भुजा है वो डी और डीएफ को कैसे दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, डीपी बटा पी, डीपी बटा पी किसके बराबर है, डीक्यू बटा क्यूएफ के। इसका मतलब ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है पीक्यू, इसका मतलब है कि पीक्यू जो है ईएफ के समानांतर होगा। तो हमने लिख दिया पीक्यू समानांतर ईएफ के। ठीक है, पीक्यू और ईएफ समानांतर होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए कोण पी और कोण ई आपस में बराबर होंगे, कोण पी और कोण ई आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। संगत कोण क्यों है, क्योंकि देखो पी क्यू और ईएफ क्या है, समानांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा डी काट रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। और हम जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण Q और कोण F ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाएं PQ और EF को एक तिर्यक रेखा DF काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण होंगे और ये संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज PDQ, ठीक है, ये वाला त्रिभुज PDQ
और त्रिभुज BAC इस त्रिभुज में। PD बराबर BA, PD और BA बराबर लंबाई के हैं, ये हमने रचना से किया था, ऐसी रचना की थी हमने। ठीक है, भुजा है तो साइड लिख दिया S। ठीक है, कोण D बराबर कोण A, कोण D और कोण A आपस में बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है प्रमेय में। ठीक है, और A है तो एंगल लिख दिया हमने A। ठीक है, कोण के लिए। फिर DQ बराबर AC, DQ और AC ये बराबर लंबाई के हैं, ये हमने रचना की थी। ठीक है, रचना की थी। अब ये क्या है, भुजा है तो S लिख दिया हमने। ठीक है, अब SAS नियम से, SAS नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, इनका क्रम क्या होगा, SAS नियम में क्रम क्या होता है, पहली भुजा का पहला अक्षर यानी कि P। ठीक है, फिर कोण यानी कि D, फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर यानी कि Q। तो त्रिभुज PDQ सर्वांग होगा, पहली भुजा का पहला अक्षर यानी कि B, फिर कोण यानी कि A, फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर यानी कि C। त्रिभुज PDQ सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। तो त्रिभुज PDQ और त्रिभुज BAC आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब सर्वांग सम होंगे तो CPCT के नियम से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए पहला अक्षर कोण P बराबर होगा कोण B के, तो कोण P कोण B के बराबर होगा। तो कोण P ये है, तो ये किसके बराबर होगा, कोण B के। ठीक है, इसी प्रकार CPCT संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो देखिए अंतिम शब्द है, अंतिम अक्षर है Q और दाईं तरफ है C, तो कोण Q बराबर होगा कोण C के। कोण Q ये है और कोण C ये है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोण P बराबर है कोण E के और कोण P बराबर है कोण B के। इसका मतलब कोण B और कोण E भी आपस में बराबर होंगे, तो कोण B बराबर होगा कोण E, कोण B और कोण E ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए कोण Q कोण F के बराबर है और कोण Q कोण C के भी बराबर है, तो कोण C और कोण F आपस में बराबर होंगे, कोण C और कोण F बराबर होंगे। ये है कोण C और ये है कोण F, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए और कोण डी। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये तो हमें प्रमेय में दिया गया है। ठीक है, कोण के लिए हमने लिख दिया ए यानी कि एंगल। कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी और कोण ई आपस में बराबर हैं, समीकरण 1 में हमने निकाला था, तो समीकरण 1 से। ठीक है, कोण बी और कोण ई आपस में बराबर है। ठीक है, कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। फिर कोण सी और कोण एफ आपस में बराबर है, तो हमने लिख दिया कोण सी बराबर कोण एफ, समीकरण 2 से। ठीक है, ये भी कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया, कोण सी और कोण एफ आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब दोस्तों प्रमेय 6.3 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और हमें यही सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 कहती है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, हमें दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज बोला गया है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बटा पी क्यू।
का वर्ग, ए बी बटा पी क्यू का वर्ग होगा, या क्या होगा बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर का होल वर्ग होगा, या क्या होगा ए सी बटा पी आर का होल वर्ग। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। तो आइए दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं। ए हम एक लंब डालेंगे बीसी पर, बीसी ये है, इस पर ए से एक लंब डालेंगे ए एम। ठीक है, इसी प्रकार पी एन एक लंब डालेंगे क्यू आर पर, क्यू आर ये है, इस पर पी से एक लंब डालेंगे पी एन। ठीक है, पी एन लंब डाल दिया। अब उपपत्ति, अब इसको हम सिद्ध करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आधार कितना है बीसी, तो 1/2 गुणा बीसी, आधार की जगह बीसी लिखेंगे, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है एम, ऊंचाई की जगह लिख दिया एम। जैसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है क्यू आर, तो हमने लिख दिया क्यू आर, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है पी एन, तो हमने लिख दिया पी एन। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर, दाईं तरफ क्या होगा 1/2 गुणा बीसी गुणा एम, 1/2 गुणा बीसी गुणा एम बटे 1/2 गुणा क्यू आर गुणा पी एन। ठीक है, अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी गुणा एम बटे क्यू आर गुणा पी एन। इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज एबीएम, ये है त्रिभुज एबीएम, और त्रिभुज पीक्यूएन, ये है त्रिभुज पीक्यूएन। इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा। तो हमने लिख दिया कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। अब देखिए कोण एम, ये वाला कोण एम, कोण एम किसके बराबर है कोण एन के, क्यों, क्योंकि देखिए कोण एम भी 90 डिग्री है, लंब है ये, और कोण एन भी 90 डिग्री है, लंब है ये, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो कोण एम बराबर कोण एन हो गया। कोण है तो हमने ए लिख दिया एंगल के लिए। अब दोस्तों ए कसौटी द्वारा, ठीक है, ए कसौटी के बारे में आप अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। अब समरूप का लिखने का क्रम क्या होगा वो देख लीजिए। ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, बाईं तरफ जो पहला कोण आ रहा है उसको पहले लिखा, फिर दूसरा कोण आ रहा है उसको दूसरा अक्षर लिखा, और जो एक अक्षर बच गया, अब देखो बी और एम लिख दिया तो क्या बच गया ए, तो फिर ए लिख दिया। दाईं तरफ भी वैसे ही करेंगे, पहले पहले कोण को लिख दिया, फिर दूसरे कोण को लिख दिया। ठीक है, फिर क्या अक्षर बच गया पी क्यू एन में पी, तो पी को आखिरी में लिख दिया। ठीक है, अब बस इसका थोड़ा सा क्रम बदल देते हैं, हम ए को आगे ले आते हैं। ठीक है, तो ए बी एम हो जाएगा उसी तरह, ए आखिरी अक्षर था उसको सबसे पहले लिखा, दाईं तरफ भी वैसे ही करेंगे, पी सबसे आखिरी है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू एन। तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात की होती हैं। तो अब आप इधर ध्यान दीजिए, पहला और आखिरी अक्षर लिया ए एम, तो दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे पी एन, पहला और आखिरी क्या है पी एन, तो ए एम बटा पी एन किसके बराबर होगा, यहाँ पे पहला और दूसरा लिया तो ए बी, तो दाईं तरफ भी पहला दूसरा लेंगे पी क्यू, तो ये होगा ए बी बटे पी क्यू के, तो ए एम बटा पी एन बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू के। अब आप देखिए ऊपर समीकरण 3 में ये है ए एम बटा पी एन, तो इस ए एम बटा पी एन की जगह हम क्या रख देंगे ए बी बटा पी क्यू, तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी बटे क्यूआर को तो वही लिखा, ए एम बटे पी एन की जगह क्या रख देंगे हम ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, बस इतना रख दिया हमने, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर जो है समरूप त्रिभुज है, ये तो हमें दिया हुआ है प्रमेय में, और हम जानते हैं दोस्तों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो देखिए ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी, पहला और आखिरी अक्षर लेंगे ए सी, तो दाएं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे पी आर। ठीक है, तो ए सी बटा पी आर होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों
BC बटा QR है ऊपर समीकरण 4 में, तो BC बटा QR की जगह हम रख सकते हैं AB बटा PQ, क्योंकि BC बटा QR बराबर है AB बटा PQ के। तो हमारा हो जाएगा ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटा QR की जगह रख देंगे हम AB बटा PQ। तो हमने रख दिया AB बटा PQ, गुणा में AB बटा PQ पहले से ही है तो वो वैसे की वैसे ही रहने दिया। अब देखिए ऊपर क्या मिल रहा है हमें, AB गुणा AB, नीचे मिल रहा है PQ गुणा PQ, तो ये क्या हो जाएगा AB बटा PQ का होल वर्ग। तो हमारा आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ का होल वर्ग। अब देखिए AB बटा PQ की जगह हम क्या रख सकते हैं, BC बटा QR, समीकरण 5 से देखिए, तो हम BC बटा QR रख देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, BC बटे QR का होल वर्ग। अब BC बटे QR की जगह हम क्या रख सकते हैं, AC बटे PR रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा AC बटे PR, AC बटे PR रखेंगे तो AC बटे PR का होल वर्ग। तो दोस्तों देखिए हमें क्या मिला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ का होल वर्ग, और यही मिला हमें BC बटे QR का होल वर्ग, और यही मिला हमें AC बटे PR का होल वर्ग। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, AB बटे PQ का होल वर्ग बराबर BC बटे QR का होल वर्ग बराबर AC बटे PR का होल वर्ग। यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आ रहा है। यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.7 कहती है दोस्तों, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमें दिया गया है यहाँ पर कोण भी जो है वो 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो कोण भी 90 डिग्री का है। और कहा गया है समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला जाए, तो समकोण वाला शीर्ष कौन सा है, बी, और कर्ण कौन सा होगा, इसकी सम्मुख भुजा यानी कि AC। तो B से AC पर एक लंब डाला गया। ठीक है, तो हमने माना वो लंब है BD, तो BD लंब डाला हमने AC पर। ठीक है, तो BD लंब डाला हमने AC पर। ठीक है, ये हमें दिया गया है प्रमेय में। हमें सिद्ध क्या करना है, अब देखो लंब डालने के बाद ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। ठीक है, दो त्रिभुज बन गए इसमें। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है जो लाल रंग से दिखाया है हमने, त्रिभुज ADB ये समरूप होगा पूरे त्रिभुज ABC से। ठीक है, जो बड़ा त्रिभुज था। ठीक है, दूसरा क्या हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये बड़े त्रिभुज से होगा समरूप। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज BDC, ठीक है, ये जो दाईं तरफ त्रिभुज बना है, ठीक है, त्रिभुज BDC ये समरूप होगा जो बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज ABC से। ठीक है, और ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं दाएं बाईं और दाईं तरफ, ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। तो त्रिभुज ADB बाईं तरफ वाला और त्रिभुज BDC दाईं तरफ वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो हमें इस प्रमेय में तीन चीजें सिद्ध करनी है, तो एक एक करके तीनों को हम सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति, आइए दोस्तों प्रमेय के पहले भाग को सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ADB, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है ADB और त्रिभुज ABC, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए कोण A बराबर कोण A तो कोण A के बराबर ही होगा, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये कोण दोनों त्रिभुजों में ये कोण आ रहा है, ADB में भी आ रहा है, ADB इस त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है ABC में। ठीक है, तो ये कोण तो बराबर ही होगा। फिर देखिए कोण ADB, कोण ADB ये वाला कोण है। ठीक है, ये कोण कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि BD लंब है AC पर। ठीक है, बराबर कोण ABC, कोण ABC के बराबर है, क्यों, क्योंकि कोण BB क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं तो बराबर होंगे, तो कोण ADB बराबर हो गया कोण ABC के। कोण है तो A लिख दिया, ऊपर भी कोण A है तो A लिख दिया। अब A कसौटी द्वारा जो हमने अध्याय 6 के परिचय में पढ़ा है, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हों, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, बस इसका क्रम देख लेते हैं। देखो पहला कोण है A तो A लिख दिया, दूसरा कोण क्या है, D है। ठीक है, ADB तो बीच का पकड़ेंगे D। ठीक है, अब ADB में क्या बच गया, B, तो हमने फिर अंत में B लिख दिया। समरूप होगा, दाईं तरफ देखिए पहले A है तो A लिख दिया, फिर बीच में B है तो B लिख दिया, फिर ABC में क्या बच गया, C, तो फिर अंत में C रखेंगे, क्योंकि बाईं तरफ भी हमने अंत में जो बच गया था उसको रखा था। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के।
यही हमें सिद्ध करना था, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। तो भाग 1 सिद्ध हो गया, अब भाग 2 को सिद्ध करते हैं हम। प्रमेय के दूसरे भाग को सिद्ध करते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज बीडीसी ये हरा वाला और त्रिभुज एबीसी ये पूरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कौन सी बराबर कौन सी होगा, ये कौन सी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कौन है तो ये बराबर होगा। ये कौन बीडीसी में भी है त्रिभुज में और त्रिभुज एबीसी में भी है ये कौन। ठीक है, तो ए लिख दिया हमने कौन के लिए, एंगल के लिए। अब आप देखिए कौन बीडीसी, ये वाला जो कौन है कौन बीडीसी, ठीक है, ये बीडी लंब है इसी पर, तो ये 90 डिग्री का होगा। और कोण एबीसी, ये वाला कोण कोण एबीसी, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का है कोण बी। ठीक है, तो दोनों कोण 90 डिग्री के हैं तो आपस में बराबर होंगे, तो कोण बीडीसी बराबर हो गया कोण एबीसी के। कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। अब ए कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। ठीक है, बस अब इनका क्रम देख लेते हैं। देखो पहला कोण है सी तो सी लिख दिया, दूसरा कोण जो है बीच का अक्षर आ रहा है डी तो डी लिख दिया। अब बी डी सी में से सी और डी तो हो गए हमारे, तो क्या बच गया बी, तो अंत में हमने बी लिख दिया, समरूप का चिन्ह लगा दिया। दाईं तरफ पहला कोण है सी तो सी लिख दिया, दूसरा कोण बीच का अक्षर है बी तो बी लिख दिया। फिर ए बी सी में सी और बी हो गए तो क्या बचा ए, तो लिख दिया ए। ठीक है, तो त्रिभुज सी डी भी समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ए के। अब इसके क्रम को थोड़ा सा बस बदल लेते हैं हम। ठीक है, क्या करेंगे हम, जो बी और सी है पहला और आखिरी अक्षर है उनको आपस में बदल देंगे। आखिरी को सबसे पहले ले आएंगे तो बी हो गया, और पहले को सबसे आखिरी में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी डी सी। यही हम दाईं तरफ करेंगे, पहला आखिरी वाला सबसे पहले आ जाएगा ए, और पहला वाला सबसे आखिरी में चला जाएगा सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी हो गए समरूप। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने कह दिया इति सिद्धम। अब हम सिद्ध करेंगे इस प्रमेय के तीसरे भाग को। आइए दोस्तों, अब इस प्रमेय के तीसरे भाग को हम सिद्ध कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण का मतलब क्या है, क्रम देख लेते हैं। देखो सी को सबसे पहले ले गए सबसे आखिरी अक्षर को, तो ये हो गया सी बी डी। उसी प्रकार दाईं तरफ भी करना पड़ेगा, सी को सबसे पहले ले जाएंगे सबसे आखिरी वाले अक्षर को, तो ये हो जाएगा सी ए बी। तो कोण सी बी डी बराबर होगा कोण सी ए बी के। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कोण सी बी डी ये वाला कोण बराबर होगा कोण सी ए बी के। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज एबीसी समरूप है। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज एबीसी समरूप है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए कोण सीबीडी को तो हमने कोण सीबीडी लिखा, कोण सीएबी, देखिए ये है कोण सीएबी, इसको हम कोण डीएबी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है सीएबी लिखे या डीएबी लिखे। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि डी बिंदु एसी पर ही आ रहा है, तो हमने लिख दिया कोण सीएबी को लिख दिया कोण डीएबी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको हम कोण डीएबी लिखें या कोण बीएडी लिखें, बात तो एक ही है। तो हमने कोण डीएबी को लिख दिया कोण बीएडी, तो कोण सीबीडी बराबर हो गया कोण बीएडी के। इसको हम लिख सकते हैं, बस दाईं और बाईं को आपस में बदल देंगे कि कोण बीएडी बराबर कोण सीबीडी। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो देखिए कोण बीएडी ये किसके बराबर है, कोण सीबीडी के। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज एडीबी, ठीक है, ये बाईं तरफ वाला त्रिभुज, और त्रिभुज बीडीसी ये दाएं तरफ वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण बीएडी बराबर कोण सीबीडी, कोण बीएडी बराबर कोण सीबीडी समीकरण 1 में हमने निकाला था। कोण है तो हमने लिख दिया ए एंगल के लिए। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब देखिए कोण एडीबी, ठीक है, ये जो कोण है कोण एडीबी, ठीक है, बराबर है कोण बीडीसी के। ये दोनों कोण, क्योंकि ये बीडी लंब है इसी पर, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण है तो हमने ए लिख दिया। अब ए कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। क्रम देख लेते हैं। देखो पहला कोण मिला हमें ए, ठीक है, क्योंकि बीच में लिखा है ए। ठीक है, या तो कोण 3 अक्षर से लिखा होता है या 1 से लिखा होता है, 1 से लिखा होता है तो वही ले लेते हैं, 3 से लिखा होता है तो बीच वाला लेते हैं, तो ए। फिर दूसरा कोण देखिए ए डी बी है तो बीच का अक्षर है डी तो डी ले लिया। अब ए डी बी में ए हो गया डी हो गया, बचा क्या बी, तो बी अंत में लिख दिया, समरूप का चिन्ह बना दिया। अब दाईं तरफ देख लेते हैं, बीच का अक्षर है कोण का बी तो बी लिख दिया, फिर दूसरे कोण में क्या अक्षर है डी तो डी लिख दिया। अब बी डी सी में बी हो गया डी हो गया बचा सी, तो अंत में सी
ABC लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज BDC के। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं बन रहे हैं लंब डालने के बाद, ये दोनों आपस में समरूप होंगे। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 6.8। दोस्तों, प्रमेय 6.8 कहती है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी प्रमेय कहती है आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज है ABC। दोस्तों, हमें दिया गया इस त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो हमने मान लिया समकोण त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, कोण भी 90 डिग्री का है तो इसमें कर्ण क्या होगा, AC। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो समकोण होता है, उसकी सम्मुख भुजा ही कर्ण होती है, तो कर्ण होगा AC यहाँ पर। तो हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में कि जो कर्ण का वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर होगा किसके, अन्य दो भुजाओं की वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी, AB, तो AB का वर्ग धन दूसरी भुजा कौन सी, BC, धन BC का वर्ग। तो हमें सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात हमें पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है। आइए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो समकोण त्रिभुज है इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, क्योंकि हमें इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमेय 6.7 की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा घुमा दिया। पर यहाँ पर क्या है, कोण B है हमारा समकोण। ठीक है, तो कोण B को हमने समकोण दिखा दिया। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं। BD लंब डालेंगे AC पर। AC जो आधार है यहाँ पर B से लंब डालेंगे BD। ठीक है, तो BD एक लंब डाल दिया। ठीक है, AC पर। उपपत्ति, अब हम इसको सिद्ध करने लग जाते हैं। दोस्तों, प्रमेय 6.7 में हमने पढ़ा था, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। ठीक है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कोण B जो है समकोण है, तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यानी कि कोण B वाले मतलब शीर्ष B से कर्ण पर लंब डाला जाए। कर्ण क्या AC है, इस पर हमने लंब डाला जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ठीक है, लंब के दोनों ओर जो बने त्रिभुज हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह हम प्रमेय 6.7 के वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए, अभी हम बाएं तरफ बने त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं कि जो ADB है त्रिभुज जो बाएं तरफ बना है लंब के, ठीक है, वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा। तो त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, जो पूरा त्रिभुज ABC है इसके समरूप होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो अनुपात के लिए देखिए ये समरूपता का क्रम जो लिखा हुआ है, पहला दूसरा अक्षर लिया AD, तो दाईं तरफ भी पहला दूसरा लेंगे AB, तो AD बटा AB बराबर होगा, पहला और अंतिम अक्षर लेते हैं AB, दाईं तरफ भी पहला और अंतिम लेंगे AC, तो AB बटे AC के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात की होती हैं। ठीक है, तो AD बटा AB ये किसके बराबर आ गया हमारा, AB बटा AC के। ठीक है, तो चित्र में देखने से अच्छा है आप इधर देखें, समरूपता का जो क्रम है त्रिभुजों का वहां से हमने निकाला। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, AC को ऊपर ले जाएंगे और AB को दाईं तरफ ऊपर ले जाएंगे, तो AD गुणा AC हो जाएगा बराबर AB गुणा AB। ठीक है, AB गुणा AB क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, तो AD गुणा AC आ जाएगा हमारा AB का वर्ग। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब प्रमेय 6.7 का इस्तेमाल करके हम ये जो लंब डाला था कर्ण पर उसके दाईं तरफ वाले त्रिभुज को समरूप बनाएंगे संपूर्ण त्रिभुज के। ठीक है, तो दाईं तरफ जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या है, त्रिभुज BDC। तो त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के, संपूर्ण त्रिभुज के। किससे, प्रमेय 6.7 से। अब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा।
तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो अब आप देखिए, हमने अक्षर ले लिए दूसरा और तीसरा, तो डीसी दाईं तरफ भी वही लेंगे, दूसरा तीसरा, तो बीसी। तो डीसी बटे बीसी बराबर होगा, फिर अक्षर ले लिया पहला और आखिरी, बीसी, दाईं तरफ भी वही लेंगे पहला और आखिरी, एसी, तो बीसी बटे एसी के, तो डीसी बटा बीसी होगा बराबर बीसी बटा एसी के। अब इस एसी को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये बीसी दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा डीसी गुणा एसी, डीसी गुणा एसी बराबर बीसी गुणा बीसी, बीसी गुणा बीसी। ठीक है, अब डीसी गुणा एसी बराबर बीसी गुणा बीसी कितना हो जाएगा, बीसी का होल वर्ग। ठीक है, बीसी का वर्ग हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो दोस्तों हमें दो समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो दोनों के बाईं तरफ को आपस में जोड़ देंगे और दोनों की दाईं तरफ को आपस में जोड़ देंगे। तो बाईं तरफ को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 का बाईं तरफ है एडी गुणा एसी, तो हमने लिख दिया एडी गुणा एसी धन समीकरण 2 का बाईं तरफ क्या डीसी गुणा एसी, तो हमने लिख दिया डीसी गुणा एसी बराबर समीकरण 1 का दाईं तरफ है एबी का वर्ग, तो हमने लिख दिया एबी का वर्ग धन समीकरण 2 का दाईं तरफ है बीसी का वर्ग, तो वो लिख दिया हमने। अब बाईं तरफ ध्यान दीजिए, ये है एडी गुणा एसी, ये है डीसी गुणा एसी, तो एसी कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में से हमने एसी कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर एडी गुणा एसी में से एसी कॉमन लेंगे तो एडी, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, डीसी गुणा एसी में से एसी कॉमन लिया तो क्या बचेगा डीसी बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, एडी धन डीसी, एडी धन डीसी, ये किसके बराबर हो जाएगा एसी के। ठीक है, एडी को और डीसी को हम जोड़ देंगे तो एसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एडी धन डीसी को हम लिख देंगे एसी, तो ये हो जाएगा एसी गुणा एसी बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। एसी गुणा एसी कितना हो जाएगा एसी का वर्ग, तो हमारा आ गया एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो कर्ण का वर्ग है यानी कि एसी का वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। यही हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिया दोस्तों। प्रमेय 6.9 दोस्तों, प्रमेय 6.9 जो है प्रमेय 6.8 का विलोम है, या हम कहें तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, क्या कहती है प्रमेय 6.9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। ठीक है, इसे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, हमें दिया गया इस त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी कि एसी का वर्ग जो है वो किसके बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग ये है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो एसी का वर्ग है, ठीक है, मतलब जो एक भुजा का वर्ग है यानी कि एक जो भुजा है इसका जो सम्मुख कोण है यानी कि कोण भी ये समकोण होगा। ठीक है, यानी कि कोण भी 90 डिग्री होगा, ये हमें सिद्ध करना है कि कोण भी 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कोण भी जो है वो 90 डिग्री हमें दिया गया होता है और उसकी जो सम्मुख भुजा है एसी उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पर यहाँ पर इसका विलोम है। ठीक है, एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो हमें बताना है कि वो जो पहली भुजा है उस भुजा का जो सम्मुख कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि कोण भी 90 डिग्री होगा। तो आइए दोस्तों प्रमेय 6.9 को सिद्ध कर लेते हैं। हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज PQR बनाया कैसा, जिसमें कि कोण Q 90 डिग्री हो। ठीक है, तो कोण Q जो है 90 डिग्री ले लिया हमने यहाँ पर, और PQ बराबर AB हो। ठीक है, ये जो PQ है ये किसके बराबर हो AB के बराबर हो। ठीक है, PQ AB के बराबर हो, और जो QR है ये जो QR भुजा है ये किसके बराबर हो BC के, QR BC के बराबर हो। ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज PQR। ठीक है, उत्पत्ति अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो समकोण अब त्रिभुज PQR क्या होगा हमारा, एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि कोण Q कितना 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, PR का वर्ग, PR क्या होगा कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। तो PR ये है, इसका वर्ग किसके बराबर होगा PQ के वर्ग धन QR के वर्ग। ठीक है, इसके बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों हमने क्या माना है रचना में, PQ बराबर AB, PQ AB के बराबर है और QR BC के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर PQ की जगह रख देंगे AB और QR की जगह रख देंगे BC। तो हमारा आ जाएगा PR का वर्ग बराबर PQ की जगह रख देंगे AB तो AB का वर्ग धन QR की जगह रख देंगे BC तो धन BC का वर्ग। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब दोस्तों इसी प्रमेय में हमें दे रखा था
कि जो AC का वर्ग है वो किसके बराबर है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये हमें दिया हुआ है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 के दाईं तरफ को देखिए, दोनों का दाईं तरफ क्या है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यानी कि दोनों का दाईं तरफ बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों का बाईं तरफ भी बराबर होगा। तो हम समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के बाईं तरफ आपस में बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि PR का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग, ठीक है। अब दोनों के वर्ग को काट सकते हैं, तो PR बराबर आ जाएगा AC, ठीक है। अब PR लिखें या RP लिखें एक ही बात है, उसी प्रकार AC लिखें या CA लिखें एक ही बात है। तो हम लिख देते हैं RP बराबर CA, ठीक है। RP हमारा यही है और CA हमारा ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए। PQ बराबर AB रचना से ये हमने ऊपर निकाला था, PQ बराबर AB हमने माना था, ठीक है। तो PQ और AB आपस में बराबर है और ये भुजा है तो S लिख दिया हमने साइड के लिए। फिर QR बराबर BC, QR बराबर BC ये भी हमने रचना की थी, ठीक है। QR और AC बराबर हैं दोनों, ठीक है। ये भी भुजा है तो S लिख दिया साइड, ठीक है। और RP बराबर CA, ये समीकरण 3 में हमने निकाला था RP बराबर CA, ठीक है। तो RP और CA आपस में बराबर है, ये भी भुजा है तो हमने S लिख दिया साइड के लिए। अब दोस्तों SSS के नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। बस क्रम देख लेते हैं, क्या करेंगे क्रम के लिए, जितनी भी भुजाएं हैं तीनों, क्योंकि ये SSS नियम है, तीनों भुजाओं का पहले अक्षर ले लेंगे। तो देखिए PQR, ठीक है। तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा किसके, पहला अक्षर पकड़ लीजिए ABC, त्रिभुज ABC के। तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। तो दोस्तों त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो गए। हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे। तो CPCT के नियम से, ठीक है, क्या होगा देखो, बीच वाला अक्षर पकड़ लेते हैं दोनों का, तो कोण Q बराबर होगा कोण B के, ठीक है। कोण Q और कोण B आपस में बराबर होंगे और हमने कोण Q को कितना माना था, 90 डिग्री। कोण Q 90 डिग्री रचना से आया था, तो कोण B भी कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। कोण भी 90 डिग्री हो गया और हमें यही सिद्ध करना था कि कोण भी समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कोण भी 90 डिग्री है अर्थात समकोण है। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।